सिक्योरिटी चीफ ने खुद ही मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। अगरचे उसने अपने करियर को तबाही से बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे पहुंचा था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अब मैं पूरी तवज्जो से अपना असली काम शुरू कर सकता था। जब मेहमान इंटेलिजेंस ऑफिसर सिक्योरिटी चीफ के साथ खाने के कमरे में चला गया तो मैडम ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारे साहब ने मुझे बता दिया था कि अगर ये नया इंटेलिजेंस ऑफिसर जजीरे में नए आने वाले आदमी के बारे में पूछे तो मैं तुम्हारा नाम न लूं। इस तरह वो तुम्हें खामखा परेशान करता। मैंने भी साहब को यही मशवरा दिया था। यही वजह है कि उसने तुम्हारा नाम नहीं बल्कि कुंदरम का नाम लिया था, ताकि मामला रफा दफा हो जाए। मैंने हाथ बांध लिए और सर झुकाकर बोला, धन्यवाद मैडम जी, मैं गरीब आदमी हूँ, आपका नमक खाता हूँ, आपके लिए भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ। साहब ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैडम ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि मेरे खावत की तवज्जो मुझसे हटती जा रही है। उसकी बात तो मैं पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। वो जरूर उस पाकिस्तानी बदमाश औरत के साथ यहाँ से फरार होने का प्रोग्राम बना चुका है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ बदगुमानियां भी जरूर होती हैं। पहली बात तो ये थी कि ये यहूदी औरत वाकई अपने खावत से प्यार करती थी। दूसरे, मैंने उसे तवहुमात के चक्कर में डाल दिया था कि उसे अपने खावत की जरा जरा सी बात पर शक होने लगा था। मैंने उसे कहा, मैडम मैं आज रात ही उस इलाके को देखने जाऊंगा। मैडम ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया और राजदारी से बोली, फाड़ीकर तुम भोले भाले हो, तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। हैरफा से नया सुराग रसा भी आया हुआ है, मगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं जंगल का रहने वाला हूँ और महाराष्ट्र में अपने चचा के जंगल में लकड़ियां काटने वाले मजदूर की निगरानी किया करता था। मैं जंगल में छुपना और रास्ता बनाना जानता हूँ। मैडम ने अब मुझसे कसम ली कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं किसी हालत में भी उसका नाम न लूं। मैंने भगवान की कसम खाकर वादा किया कि मैं उसका नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। उस रात मैं 12 बजे के बाद झोंपड़ी से निकलकर उस पहाड़ी की तरफ चला जिसके दामन में एटमी प्लांट और लेबोरेटरी का छोटा सा गुंबद बना हुआ था और जिस तरफ जाने की किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इजाजत नहीं थी। उस पहाड़ी का अकबी हिस्सा समंदर की जानिब था। दूसरी जानिब ढलान की सूरत में वादी का एक छोटा सा प्याला बन गया था। इस प्याजानुमा वादी में पहाड़ी ढलान के बिल्कुल साथ एटमी कॉम्प्लेक्स की 3 मंजिला इमारत और उसके सामने गोल दायरे में एक गुंबद बना हुआ था। मेरा टारगेट 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कोने वाला कमरा ही हो सकता था। जंगली रास्तों से गुजरता हुआ मैं पहाड़ी की ढलान वाले समंदरी साहिल पर पहुंच गया। चूंकि उस जानिब समंदर था इसलिए यहाँ मुझे कोई संतरी पहरा देता हुआ दिखाई न दिया। मैंने समंदर में छलांग लगा दी और तैरता हुआ पहाड़ी के दामन में आ गया जहाँ समंदरी लहरें पत्थरों से टकराकर वापस चली जाती थी। मैं एक पत्थर पर चढ़ गया और अंधेरे में चुपकर पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। ये पहाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी। पहाड़ी की चोटी पर किसी पहरेदार की मौजूदगी का इम्कान था और मैं अब किसी संतरी को हलाक करने का खतरा मोल लेकर अपने रास्ते में कांटे नहीं बखेरना चाहता था। मैं झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर बेहद एहतियात के साथ चारों तरफ से होशियार आंखें खोले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। पहाड़ी की चोटी पर कहीं भी मुझे कोई संतरी का साया नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मैं चौकस था क्योंकि पहरेदार संतरी किसी झाड़ी या मोर्चे की ओट में भी छुपा बैठा हो सकता था। चोटी के करीब पहुंचकर मैं ढलान पर लेट गया और सांप की तरह रेंग कर ऊपर को चला। चोटी पर जाकर मैंने दूसरी तरफ निगाह डाली तो देखा कि ढलान के नीचे प्याला नुमा छोटी सी वादी में गुंबद की 2 जानिब ट्यूब की रोशनी हो रही थी। बाएं जानिब वो 3 मंजिला इमारत थी जिसका आखिरी कमरा मेरा टारगेट था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मुझे वहां कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि अगर मैं उस पहाड़ी पर मगरिब की जानिब समंदर की तरफ चढ़ता हूँ तो इमारत के सामने की जानिब पोर्च में सिर्फ एक मुसल्लह पहरेदार टहल रहा था। एटमी प्लांट वाले गुंबद की तरफ जो पोर्च था वहां चंद एक गाड़ियां खड़ी थी। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया और वहीं से रेंगता हुआ वापस उतरने लगा। नीचे समंदर की लहरें पहाड़ी के दामन से टकरा टकरा कर वापस जा रही थीं और उनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मुझे दूसरी रात अपने टारगेट पर हर सूरत में हमला करना था। दूसरी रात तारीख थी, आसमान पर चांद नहीं था। उस्तवाई सितारे स्याह आसमान पर चमक रहे थे। आधी रात से कुछ पहले मैं पूरी तरह कील कांटे से लेस होकर अपनी झोंपड़ी से निकला। मेरा लिबास निक्कर और बुशर्ट पर मुश्तमिल था। पाँव पर मैंने टाट के 2 टुकड़े रस्सियों से कसकर बांध लिए थे ताकि कहीं मेरे पाँव का निशान न पड़े। हाथों के निशान से बचने के लिए मैंने कपड़े का एक टुकड़ा अपनी कमर के साथ बांध लिया था। पिस्तौल को मैंने उपलों के ढेर के नीचे वाले गड्ढे से निकालकर अच्छी तरह से साफ कर लिया था। पिस्तौल के अलावा एक सब्जी काटने वाला चाकू भी मेरी जेब में था। इन तमाम चीजों के अलावा नायलॉन की मजबूत मगर बारीक रस्सी भी मैंने अपनी कमर के गिर्द लपेट रखी थी जिसके एक सिरे पर मैंने 4 इंच फतर का एक फंदा बना दिया था। एक एतबार से मैं बहुत कम वसाइल और बेपनाह खतरात के साथ डेथ मिशन पर जा रहा था। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आगे मेरी मौत के इम्कानात बहुत ज्यादा थे, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान की नामूस की खातिर जान कुर्बान कर देने का अज़्म मुझे आगे लिए जा रहा था। जंगली रास्तों से अब मैं पूरी तरह वाकिफ था। पहाड़ी तक पहुंचने में मुझे किसी दिक्कत का सामना न
हुआ। अंधेरा पहली रात से ज्यादा था। समंदरी लहरें पहाड़ी के पत्थरों से टकरा टकरा कर वापस जा रही थी। मैं समंदर में उतर गया और पत्थरों का सहारा लेता पहाड़ी की दूसरी जानिब आ गया, जहाँ पानी पहाड़ी के दामन में गहरा था जो मेरी कमर तक पहुंच रहा था। मैं पहाड़ी की ढलान पर आ गया और घास और छोटी छोटी झाड़ियों को पकड़कर मगरिब की तरफ चलता गया। मेरे कयास के मुताबिक यही वो जगह थी जहां मुझे पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ना थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता चोटी की तरफ चढ़ने लगा। 10-15 मिनट की मेहनत के बाद मैं चोटी पर पहुंचकर लेट गया। दूसरी तरफ निगाह डाली तो मेरा कयास और अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। 3 मंजिला इमारत पहाड़ी ढलान के नीचे बिल्कुल मेरी सीध में थी। इंतहाई एहतियात के साथ ढलान उतरकर मैं इमारत के अकब में आ गया। उस जानिब इमारत के किसी भी कमरे की कोई खिड़की या रोशनदान मुझे दिखाई न दिया। मैंने बाएं जानिब कोने की तरफ रुख किया। कोने के करीब पहुंचा तो मुझे फर्श पर किसी के कदमों की आवाज आई। मैं वहीं दुबक गया और जंगली पौधों की बाड़ के पीछे से निगाहें सामने जमा दी। एक पहरेदार कोने के करीब आकर वापस मुड़ गया। जब उसके कदमों की आवाज दूर चली गई तो मैं पौधों की ओट से निकला और कोने वाली दीवार के पास आकर बैठ गया। उधर दूर खंबे की रोशनी आ रही थी। जो पहरेदार जहां से टहलता हुआ गया था वो खंबे के पास पहुंचकर रुक गया। जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और दोबारा वापस मुड़ा। मैं तेजी से वापस पौधों की ओट में आकर छुप गया। जब वो अपनी मुकर्रर हद पर आकर मुड़ा तो चंद सेकंड के बाद मैं दोबारा कोने वाली दीवार के पास आ गया और ऊपर निगाह डाली। ऊपर दूसरी और तीसरी मंजिलों की बैल्कोनियां बाहर को निकली हुई थीं। यहाँ से ऊपर चढ़ना और सोनिया को निकाल कर नीचे लाना उस पहरेदार की मौजूदगी में तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा अकबी दीवार पर कोई खिड़की या बैल्कनी नहीं थी। मुझे उस जगह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी थी, मगर पहरेदार संतरी बाकायदा टहल कर अपनी ड्यूटी दे रहा था। स्टिंगन उसके कंधे से लटक रही थी। जहां अगर जरा सा भी शोर पैदा होता तो न जाने कहां कहां से संतरी और सिक्योरिटी के लोग निकल कर एक लम्हे में पहुंच सकते थे। मेरे पास सोचने और गौर करने के लिए वक्त भी नहीं था। मैं आज रात कुछ न कुछ कर गुजरने का अज़्म लेकर निकला था। वैसे भी मैं जिस रात भी आऊं मुझे इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना था। बराह रास्त इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे लामहाला यही रास्ता इख्तियार करना था। उस संतरी की मौजूदगी में मैं फंदा बैल्कनी पर नहीं फेंक सकता था। अगर फंदा बैल्कनी के जंगले के उभरे हुए कोनों में नहीं फंसता तो भी ये संतरी वापस मुड़ते वक्त मुझे देख सकता था। अगर फंस भी जाता है तो संतरी वापस घूमने के बाद मुझे ऊपर चढ़ते हुए देखकर वहीं से स्टेन गन से भून सकता था। मैंने फौरी तौर पर उस संतरी को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि वो खंबे के पास जाकर वापस मुड़ा। अब वो एक एक कदम उठाता मेरी तरफ चला रहा था। सिगरेट उसके हाथ में सुलग रही थी। मैं झाड़ी के पीछे दुबका हुआ था। मैंने चाकू निकाल कर अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। मैं यहाँ साइलेंसर लगे पिस्तौल का भी फायर नहीं करना चाहता था। संतरी और झाड़ियों के दरमियान फासला कम होता गया। मैंने उस लम्हे को जहन में रख लिया था जब मुझे उस पर हमला करना था। ये हमला आसमानी बिजली की तरह आनन फानन होना था। संतरी झाड़ियों के करीब आ गया। मैंने बैठे बैठे अपनी एड़ियां जमीन पर से उठा ली और पंजों के बल हो गया। दुश्मन झाड़ी के पास आकर रुक गया। उसने मुंह ऊपर उठाकर दूसरी और तीसरी मंजिल की बैल्कनी को देखा। मैंने अपना सांस रोक लिया था। उसने सिगरेट का एक कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ता उन्हीं कदमों वापस लौटा। उसने अभी पहला कदम ही उठाया था कि झाड़ी में से जैसे एक खूंखार चीता निकलकर उसकी गर्दन पर गिरा। उस वक्त मेरे 2 एक्शन थे। एक बाजू ने जब उसकी गर्दन को आगे से अपने बाजू के शिकंजे में लेकर पूरी ताकत से झटका दिया तो दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी पीठ की जानिब से पसलियां तोड़ता हुआ उसके दिल में जाकर लग चुका था। दोनों एक्शन एक साथ हुए थे और उसमें ऐसी जगानगत और तेजी थी कि संतरी ने जितना सांस लिया था बस वही उसका आखिरी सांस साबित हुआ। वो मेरे बाजुओं में गिरने लगा। मैं उसे खींचकर पीछे झाड़ी में ले आया। मैं नहीं चाहता था कि उसके खून के निशान मेरी बुशर्ट पर लगे। खून उसके आगे और सीने के पिछले हिस्से से निकल रहा था, मगर उसकी वर्दी में ही जज्ब हो रहा था कि मैंने उसे झाड़ी के पीछे घास के अंधेरे में लिटा दिया। इस काम से फारिग होते ही मैंने जल्दी से नायलॉन की रस्सी अपनी कमर से खोली और उसके फंदे वाले सिरे को घुमाकर ऊपर वाली बैल्कनी पर फेंका। फंदा बैल्कनी के जंगले के बाहर निकली हुई सलाख में अटक गया। मैं दीवार के साथ पांव टिकाकर ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल की बैल्कनी में आते ही मैं बैठ गया। सामने वाला छोटा सा गैलरी नुमा बरामदा खाली था, जहां से मैंने तीसरी मंजिल वाली बैल्कनी में फंदा फंसाया और बेहद खामोशी और एहतियात के साथ तीसरी मंजिल की बैल्कनी के लोहे के जंगले को दोनों हाथों से पकड़कर सामने वाले गैलरी नुमा बरामदे को देखा। मेरा दिल धक से रह गया। ऊपर भी एक गार्ड पहरा दे रहा था। अगर मेरे टाइम में 10 सेकंड की कमी बेशी हो जाती तो मेरी मौत यकीनी थी, क्योंकि मैंने देखा कि तीसरी मंजिल वाला गार्ड बैल्कनी से वापस मुड़कर मुझसे बमुश्किल 7-8 कदमों पर आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम
कदम जमाता चला जा रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। न जाने कौन से कदम पर उसे वापस मुड़ना था। ये बड़ी नाजुक घड़ी थी। मैंने अपनी टांग एक बैल्कनी के ऊपर करके बैल्कनी में सिमट कर एक तरफ होकर बैठ गया। मैं गार्ड के पीछे 6-7 कदम चलने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। वो मेरी आहट सुनकर मेरे पहुंचने से पहले ही घूम कर मुझे देख और फायर कर सकता था। अगर उसे फायर करने की मोहलत मैं न देता तब भी वो शोर मचाकर दूसरे पहरेदारों को खबरदार कर सकता था। मजबूरन मुझे उसके वापस मुड़ने, बैल्कनी तक आने और जहां से दोबारा वापस मुड़ने का इंतजार करना पड़ा। इसमें एक खतरा यह भी था कि अगर वो बैल्कनी में नीचे आकर देखता है तो मैं उसे नजर आ सकता था। बहरहाल मैं पूरी तरह चौकस होकर बैठ गया। मैंने अब पिस्तौल निकाल लिया था। मैं बैल्कनी की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। जहां दीवार के सिर्फ 2 ईंट चौड़ी ओट थी। मैं सांस रोके पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाए एक जिंदा लाश बनकर खड़ा था। मुझे गार्ड के कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई देने लगी। आवाज करीब से करीब तर आ रही थी। वो चंद कदम आगे चलने के बाद ही घूम गया था। हमें जांबाज फोर्स के तहत ट्रेनिंग दी गई थी, ताहम हमें ट्रेनिंग देने वाले इंतहाई तजुर्बाकार फौजी कमांडो थे। हमें आदमियों की डमी पर फायरिंग करके बताया गया था अगर पीछे से उन पर फायर किया जाए तो गोली पीठ पर किस जगह लगनी चाहिए। यही टारगेट मेरी आंखों के सामने था। अब मैं दिल में एक ही दुआ मांग रहा था कि कहीं गार्ड टहलता टहलता आगे बैल्कनी में ना आ जाए। फिर मैं उसे नजर आ सकता था और न जाने बौखलाहट में क्या से क्या हो जाता। गार्ड के भारी फौजी बूटों की आवाज बिल्कुल मेरे करीब आ गई। मैंने अपना सर दीवार के साथ लगा दिया। मैं अंधेरे में खड़ा था। मैंने सांस रोक लिया था। मैं इस इंतजार में था कि अभी वो वापस मुड़कर चलना शुरू कर देगा, मगर वो अपनी जगह पर खड़ा था। मैंने जरा सी भी हरकत न की। फिर मुझे नीम अंधेरे में उसका एक पांव बैल्कनी में आता नजर आया। मेरे खुदा वो बैल्कनी में दाखिल हो रहा था। शायद उसने बैल्कनी के जंगले के बाहर निकली हुई सलाख के साथ लटकती रस्सी को देख लिया था। वो बिल्कुल मेरे पहलू से होकर जंगले की रस्सी पर झुकने ही लगा था कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने एकदम से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। यकीनन मेरे सामने उसकी आंखों में भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक बिजली सी कौंध गई। एक पल के लिए हमारी आंखें एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गईं, लेकिन मैं पहले से इस सूरत हाल के लिए तैयार था जबकि वो नहीं था। चुनाचे मैं उस एक पल के गुजरने से पहले पहले वापस आ गया और इससे बेशतर के उसके मुंह से कोई आवाज निकलती या उसका हाथ स्किन गन की तरफ जाता, मेरे पिस्तौल के साइलेंसर से गोली निकलकर बिल्कुल सीधी उसके दिल में पैवस्त हो चुकी थी। मुझे उसके गिरने का इतना यकीन था कि मैंने फायर करते ही उसे थाम लिया कि अगर वो बैल्कनी से नीचे गिर पड़ा तो कोई दूसरा संतरी शोर मचा देगा। मैं उसे घसीट कर पीछे ले आया। गोली उसके दिल में डूब चुकी थी और वो जिंदा नहीं था, मगर शायद उसका दिमाग अभी तक जिंदा था। मैंने उसे गैलरी के फर्श पर लिटाया तो उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई। मैंने उसकी गर्दन को दबोच लिया, मगर उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं। वो मर चुका था। मैंने उसे घसीट कर गैलरी वाली दीवार के साथ अंधेरे में कर दिया और कोने वाले कमरे के पास आ गया। मैंने पहला काम ये किया कि बैल्कनी वाली रस्सी ऊपर खींचकर एक तरफ रख दी। फंदा मैंने बैल्कनी की सलाख में ही रहने दिया। कमरे पर ताला लगा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने पिस्तौल के साइलेंसर की नाली को ताले के कुंडे में डालकर आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। ताला टूट गया। मैंने जेब से रुमाल निकाला, ताले को साफ किया, फिर रुमाल की मदद से दरवाजे की कुंडी हटाकर उसे जरा सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसानी साया तेजी से दरवाजे से पीछे हट गया है। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, सोनिया क्या ये तुम हो? ये जुमला मैंने उर्दू में कहा था। अंधेरे में से एक साया मेरे करीब आ गया। ये एक वहशत अंगेज जनाना चेहरा था जिसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे खुश्क कमजोर सी आवाज आई, तुम कौन हो? मैंने जल्दी से कहा, सोनिया ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। जल्दी से मेरे साथ आओ। ये सोनिया ही थी। उसका लिबास एक फटी हुई पतलून, मैली कुचैली कमीज, बाल उसके शानों पर बिखरे थे। मैंने सोनिया के बाहर आते ही दरवाजे को बंद कर दिया। एक बार फिर रुमाल से वहां लगे अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह से मिटा दिए। सोनिया गैलरी में दीवार के साथ लगी संतरी की लाश को झुककर देखने लगी। मैंने नायलॉन की रस्सी नीचे लटका दी। सोनिया से सरगोशी में कहा, तुम्हें बड़ी बहादुरी से काम लेना होगा। यहाँ से तुम दूसरी मंजिल वाली गैलरी में उतर कर मेरा इंतजार करोगी। जल्दी से उतरो, वक्त नहीं है। सोनिया की जान पर बनी थी। उसने रस्सी को पकड़ा, अपनी टांगें गैलरी से नीचे की और आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। जब वो दूसरी मंजिल की गैलरी में पहुंच गई तो मैं भी फुर्ती से उस गैलरी में उतर गया। एक झटका देकर फंदे को ऊपर वाली गैलरी से निकालकर दूसरी गैलरी में फंसाया और सोनिया को लेकर नीचे जमीन पर आ गया। मैंने सोनिया को झाड़ी के पीछे कर दिया और गौर से सामने रोशनी को देखा। पहले वाले संतरी की लाश उसी तरह झाड़ी में पड़ी थी। सोनिया ने ये लाश भी देख ली थी।
दूर खंबे वाली बत्ती रोशन थी। वहां कोई दूसरा संतरी नजर नहीं आ रहा था। मैं रस्सी वहां रखकर दूर नहीं जाना चाहता था। 2-3 झटकों के बाद रस्सी गैलरी के जंगले से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने रस्सी को लपेटकर निक्कर की जेब में ठूसा और सोनिया के करीब झुककर कहा, मेरे पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दो। मैंने थोड़ी देर बाद ही महसूस किया कि सोनिया को पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही थी। खुदा जाने वो कब से इस बंद कोठरी में तैदोबंद की सौबतें और तरह तरह के तशद्दुद बर्दाश्त करती रही थी। मैं उसे सहारा देकर अपने साथ चढ़ाने लगा।